हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डॉग ट्रेनिंग एड्स के बारे में। बहुत बार हम ये डॉग ट्रेनिंग टूल्स है या डॉग एक्सेसरीज है उसका गलत तरीके से या गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी हमारी गलत फहमी हो जाती है कि ये टूल या एक्सेसरीज डॉग को पहनाने से ऑटोमेटिक आपका डॉग ट्रेन हो जाएगा। हालांकि सच कुछ और है। चलिए जानते हैं इसी सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट डॉग ट्रेनिंग एड है आप खुद। जी, अगर पेट पेरेंट अपना नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल डॉग और उसके ट्रेनिंग के बारे में बढ़ाए, देन नथिंग लाइक इट। आप अलग अलग बुक्स पढ़ के, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ पे या कोई ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उस तरह से आप आपका नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन उस टाइम पे आपने किसी एक इंफॉर्मेशन को सही या गलत नहीं मानना चाहिए। आपने सिर्फ जानना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन क्या कह रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉग ट्रेनिंग के मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे डोमिनेंस थ्योरी आएगी, वहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में आप पढ़ोगे। तो आपने आपका कोई बायस ओपिनियन नहीं बनाना है कि ये मेथड अच्छा है या वो मेथड बुरा है। आपने सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि डोमिनेंस थ्योरी क्या कहना चाह रही है। अपने ये समझना चाहिए कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या करना चाहिए। उसके बाद आप उसके ऊपर एक थॉट प्रोसेस देके या अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ आप डिस्कस करके आप अपना ओपिनियन उसके बारे में बना सकते हो। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि डोमिनेंस थ्योरी में से कोई चीज़ें आपको पसंद आ जाए, आपको सही लगे, और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से कोई चीज़ें आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आ जाए, तो आप आपका खुद का एक वर्जन, आप आपको खुद की एक मेथड डेवलप कर सकते हो। तो दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि अपना अंडरस्टैंडिंग हम कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले हमने ये समझना ज़रूरी है कि हम डॉग ट्रेनिंग कब करें, कौन से समय में वो ट्रेनिंग सेशंस हम कंडक्ट करें या प्रैक्टिस करें। पर्टिकुलरली जब आपका डॉग हैप्पी है, एनर्जेटिक है, खेलना कूदना चाह रहा है, या उसका मील टाइम है, ही इज़ हंग्री, वो टाइम पे अगर आप उसके साथ सेशन की प्रैक्टिस करोगे तो ही विल बी मोर एक्साइटेड, ही विल बी मोर फोकस। जितना डॉग फोकस रहेगा उतना आपका ट्रेनिंग सेशन अच्छा हो जाएगा। फिर ये एक चीज़ आती है कि हमें लगता है हमने बहुत देर तक अगर डॉग ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया तो हमारा डॉग बहुत अच्छे से ट्रेन होगा, लेकिन डॉग को फोकस होने का ना 15 to 20 मिनट्स का ही स्पैन रहता है, उससे ज़्यादा वो फोकस नहीं रह पाता है। इसके लिए हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉग ट्रेनिंग के छोटे छोटे सेशंस कंडक्ट कर लीजिए, लेकिन दिन में मल्टीपल टाइम्स आप वो सेशन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सेशन सिर्फ 5 मिनट का हो सकता है, लेकिन दिन में अगर आप 5 से 6 बार अगर आप वो प्रैक्टिस करते हो, सेशंस कंडक्ट करते हो, देन दैट्स अ गुड अमाउंट। एंटायर 24 घंटे में आप ऑलमोस्ट ऑल 25 से 30 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। उसके बाद हमने ये सोचना है कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिवॉर्ड एंड ब्राइबरी। बहुत बार क्या होता है ना कि हम डॉग को बुलाते हैं और फिर डॉग हमारे पास आता नहीं है, वो ध्यान नहीं देता है, तो हम उसको ट्रीट्स दिखाते हैं, देखो मेरे पास ये ट्रीट्स है या मेरे पास ये टॉय है, उसका फेवरेट जो भी है, एंड देन डॉग कम्स टू यू एंड देन यू ऑफर हिम दैट थिंग। लेकिन आपने क्या किया पता है? अपने डॉग को ब्राइब किया है, राइट? डॉग आपने बुलाया इसके लिए नहीं आया, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के चाह में आपके पास आया हुआ है। ही इज़ नॉट लर्निंग दैट ही शुड कम टू यू व्हेन यू आर कॉलिंग हिम, राइट? तो हमने क्या करना है कि अगर हमने एक बार उसको बुलाया, वो नहीं आ रहा है, तो हमने थोड़ी सी एक्साइटमेंट लेवल बनानी है। मे बी यू कैन विस्लिंग, आप क्लैपिंग कर सकते हो, कोई क्रेजी साउंड बना सकते हो। आपको वो हर एक चीज़ करना ज़रूरी होता है जहाँ से आप आपके डॉग का इंटरेस्ट जो है आपकी तरफ बढ़ाए, आप उसको अट्रैक्ट कर पाओ, ताकि वो आपके पास आ जाए, और वो आपके पास आने के बाद फिर आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हो। सी, देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन रिवॉर्ड एंड ब्राइबरी। रिवॉर्ड काम होने के बाद दिया जाता है और ब्राइबरी काम होने से पहले दिया जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट ब्राइब योर डॉग, यूज दैट ट्रीट, यूज दैट टॉय एज ए रिवॉर्ड, काम होने के बाद दे दीजिए। फिर उसमें आता है कि हम क्या करते हैं ना, वो रिवॉर्ड देते समय डॉग को गुड बॉय वगैरह उसको प्रेज करते हैं। आपने ये समझना ज़रूरी है, शुरू के सेशंस में डॉग इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टू योर गुड बॉय, राइट? उसको सिर्फ जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी रिवॉर्ड आपके पास है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन टू दैट। तो आपने करना क्या है, डॉग ने आपने कोई भी काम बता दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आस्क हिम टू सिट और आपका डॉग सीट हो जाता है, तो सबसे पहले आपके चेहरे पे खुशी दिखनी ज़रूरी है। डॉग इज़ ऑब्जर्विंग यू, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ नाम के लिए गुड बॉय मत बोल दीजिए, आपके चेहरे पे स्माइल होनी ज़रूरी है, खुशी होनी ज़रूरी है। फिर वो हैप्पी टोन में आपने उसको गुड बॉय या किसी भी लैंग्वेज में उसको प्रेज कर सकते हैं। आपने उसकी तारीफ करने के बाद
फिर आप उसको जो भी रिवॉर्ड देना चाहते हो दे सकते हो. सो उसमें डॉग व्हाट विल अंडरस्टैंड कि गुड इज गुड बिकॉज आफ्टर दैट ही गेट्स रिवॉर्डेड एंड बैड इज बैड बिकॉज आफ्टर दैट ही वोंट गेट रिवॉर्डेड. फिर डॉग ये सोचता है कि आप गुड कब कब बोलते हो, तो उसको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि जब भी वो आपकी बात मानेगा आप खुश हो जाते हो, आप उसकी तारीफ करते हो, और जब भी आप खुश होते हो तो आप उसको रिवॉर्ड देते हो. तो रिवॉर्ड सीट या डाउन होने के लिए नहीं मिला जा रहा है उसे, रिवॉर्ड उसको आपकी बात सुनने के लिए मिला जा रहा है. एंड दैट्स हाउ ही विल बिकम योर ओबीडियंट डॉग. दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है फ्लैट कॉलर एंड लीश. फ्लैट कॉलर और लीश की वजह से आप डॉग को फोकस रख सकते हो, आप उसको गाइड कर सकते हो, या किसी डिस्ट्रैक्शन से आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्लैट कॉलर और लीश बहुत ही हेल्पफुल होती है. शुरू में हमें क्या लगता है ना कि हम कोई भी टूल है या कोई भी टॉय है, एड्स है, वो अपने आप काम करेगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है. आपको वो चीज़ सिखानी पड़ती है. देखिए, ये इंसान के दिमाग की एक उपज है. इंसान ने ऐसे सोचा कि ये ट्रेनिंग एड्स के साथ मैं अपने डॉग को, अपने पेट को इस तरह से ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ डॉग को कैसे पता. इट्स एग्जैक्टली सेम जैसे कि हम हमारे बच्चों को कोई ट्रेनिंग एड्स ला के देते हैं, सपोज स्लेट ला के देते हैं या पेंसिल ला के देते हैं या कलर बॉक्स ला के देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा उनके हाथ में वो चीज़ तो थमाते नहीं हैं. हम एक्चुअली उनको सपोज पेंसिल लाइए तो हम वो ड्रॉ करके बताते हैं. हम कोई स्लेट है तो वो स्लेट का कैसे इस्तेमाल करना है हम ये उसको सिखाते हैं. नोटबुक्स होते हैं कई डबल लाइन वाले, 4 लाइन्स वाले, तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये हम पहले बच्चों को सिखाते हैं. ज़रूरत पड़े तो हम उनका हाथ पकड़ के उनको सिखाते हैं. उसी तरह से अपने आपके डॉग को भी कोई भी ट्रेनिंग एड है या टूल है वो पहले सिखाना ज़रूरी है. सो ये नहीं है कि फ्लैट कॉलर लाया और इमीडिएटली वो पपी के गले में डाल दिया और ख़त्म हो गई बात. देखिए, पपी के लिए ये नेचुरल चीज़ है नहीं, ठीक है ना. तो इसके लिए पॉजिटिव एसोसिएशन वो कॉलर और लीश के साथ उसका होना बहुत ज़रूरी है. उसने उसको एक अच्छी चीज़ मानना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि दिन में 5-6 बार आप फ्लैट कॉलर उसके ऊपर गले में पहनाइए, निकालिए, ऐसे दिन में कई बार कर लीजिए. थोड़ी देर उसके गले में वैसे ही फ्लैट कॉलर रहने दीजिए. फिर लीश होती है, वो लीश लेके शुरू में आप कम से कम डिस्ट्रैक्शन वाले एरिया में या घर के अंदर ही मैं बोलूँगा आप उसको वॉक देना सिखा दे दीजिए, राइट. तो उससे क्या होता है ना, उसका फ्लैट कॉलर पहनने का तरीका पता चल जाता है. वो शांति से आपको फ्लैट कॉलर पहना के देगा, या लीश के साथ वॉक कैसे करना है ये उसको समझ में आ जाएगा. आप जितने जल्दी ये शुरू करें उतना बेटर है. बहुत बार ये गलत फहमी होती है कि छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको फ्लैट कॉलर पहनाऊंगा और फिर उसको वॉक दूंगा, लेकिन तब तक उसको वो चीज़ पता ही नहीं रहती है और उसकी ताकत भी बड़ी रहती है. तो उसका रेजिस्टेंस लेवल जो होता है ना वो थोड़ा बढ़ गया रहता है. पपीहुड में ही आप उसको सिखाओगे तो इट्स ऑलवेज बेटर. दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं ना कि पपी या डॉग कोई मस्ती के मूड में रहेगा ना तो उसको पटापट कॉलर पहनाने की प्रैक्टिस दे देते हैं. पपी क्या सीखता है कि बी एक्साइटेड, बी फनी, रेजिस्ट करो, तो ये कॉलर पहनाया जाता है, फिर मुझे बाहर निकाला जाता है. उसकी जगह आपने उसको ये बताना ज़रूरी है कि ये कॉलर पहनने से पहले आपको प्रॉपरली सीट होना है, अपने काम होना है, शांति से मुझे ये कॉलर आपके गले में पहनाने के देने हैं, तो ही आपका जो रिवॉर्ड है बाहर जाना या ट्रीट वो आपको मिलेगा. एंड दैट्स हाउ वो पपी वो कॉलर को एक पॉजिटिवनेस के साथ रिलेट करेगा, वो कामनेस के साथ रिलेट करेगा, और उसके स्टेट ऑफ माइंड को ये पता चलेगा कि जब भी मैं काम होता हूँ तो ही मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिलेगी, विच इज़ अ रिवॉर्ड. फिर वो ट्रीट हो सकता है या वो घर के बाहर घूमने के लिए जाना हो सकता है. फ्लैट कॉलर से बहुत बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि गले को चोकिंग होगा वगैरह, इसके लिए बहुत पेट पेरेंट्स उसको अवॉइड करते हैं, दे यूज़ बॉडी हार्नेस. लेकिन ये प्लीज़ समझने की ज़रूरत है, हर एक ट्रेनिंग टूल अलग पर्पज़ के लिए बनाया गया है. बॉडी हार्नेस बनाई गई है पुलिंग के लिए. पुराने दिनों में डॉग को स्लेज वगैरह खींचने के लिए बनाया जाता, वो हार्नेस बनाई गई थी. बहुत से अभी भी स्पोर्ट्स है, वेट पुलिंग वगैरह, जिसमें डॉग को वो हार्नेस पहनाई जाती है. तो वो हार्नेस जो होती है वो पुल करने के लिए होती है. डॉग का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट जो होता है ना, उसका चेस्ट और शोल्डर, वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को खींच सकता है काफ़ी ताकत से और अच्छे से. और आप जहाँ पे बॉडी हार्नेस को नॉर्मल टर्म्स में उसको बॉडी बेल्ट कहा जाता है, तो वो डी रिंग पे आप जहाँ पे वो लीश अटैच करते हो ना, वहाँ पे अगर आप प्रॉपर फिटिंग में है तो वो डॉग की बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से डॉग ज़मीन पे बना रह के वो वेट जो है वो अच्छे से पुल कर पाए. सो हार्नेस जो है वो आपको कंट्रोल नहीं देगी,
while going for a walk with your dog. But flat collar definitely, अगर आप उन्हें उसको प्रॉपर तरीके से सिखाया कि हाउ टू वॉक विद अ फ्लैट कॉलर एंड लीश, तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा. अगला इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग टूल है फिगर 8 हेड हेल्टर. जो डॉग स्टबन है, जिनमें रिएक्टिविटी का प्रॉब्लम है, या जो हेवी लीश पुलर है, इन डॉग को ट्रेन करने के लिए ये हेल्टर बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है. ये हेल्टर डॉग का नोज और हेड, इस पर हमें बेटर कंट्रोल देता है, जिनकी वजह से हम इनको रीडायरेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है. डॉग का नोज ये उसके बॉडी का एक स्टेयरिंग जैसे होता है. सो अगर आपके डॉग की बॉडी को किसी तरफ डाइवर्ट करना है तो आपको उसको नोज डाइवर्ट करना रहेगा. आप देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लूरिंग मेथड इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे डॉग के नोज को उनके ट्रीट का जो सेंट होता है उससे लोअर किया जाता है. सिमिलर वे में यहाँ पे सिर्फ फिजिकल कंट्रोल जो है हेल्टर हमें प्रोवाइड करती है डॉग का नोज यानी कि उसके बॉडी का स्टेयरिंग उस पर कंट्रोल पाने के लिए. मजल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उतना ही निग्लेक्टेड ट्रेनिंग टूल है. जो डॉग में रिएक्टिविटी का इशू है, जिनमें एग्रेशन का प्रॉब्लम है, इन डॉग का बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते समय मजल एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है ट्रेनर या उसके हैंडलर्स के लिए. एट द सेम टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम या मेडिकल ट्रीटमेंट करना हो तो ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है डॉक्टर्स के लिए या उनके जो हेल्पर्स है वहाँ पे उनके लिए. मजल ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें पपी हुड से ही डॉग को ट्रेन करना ज़रूरी है. उसका पॉजिटिव एसोसिएशन पपी के साथ करना बहुत ज़रूरी है. तो मजल पहनना, मजल निकालना, मजल के साथ चलना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें हमें पपी हुड से ही डॉग को सिखानी ज़रूरी होती है, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हमारे पेट के साथ आ जाए तो हम आसानी से उसके साथ डील कर सकते हैं. मजल की वजह से हमें एक पब्लिक एश्योरेंस भी मिलता है. सो हमें एटलीस्ट उतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा डॉग किसी को काटेगा नहीं इन पब्लिक प्रीमाइसेस. मेरे हिसाब से घर में पपी लाने से कम एक दिन पहले उसका क्रेट हमने घर पे लाना ज़रूरी है. ये इतना इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग टूल है. पॉटी ट्रेनिंग हो, सेपरेशन एंग्जाइटी हो, या कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से हमें पपी को अवॉइड करना हो, या ट्रैवलिंग के समय हमें उसका इस्तेमाल सेफ्टी के लिए हो सकता है. पॉटी ट्रेनिंग में भी क्रेट का बहुत इस्तेमाल होता है. कैसे होता है ना कि अगर आपने पपी को फ्री घर में छोड़ दिया तो देर इज़ नो रीज़न टू होल्ड हिज यूरिन और पॉटी, राइट. लेकिन क्रेट में क्या होता है ना कि पपी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, अरे मुझे यहीं पे रहना है, मुझे यहीं पे सोना है, खाना है, पीना है, तो यहाँ की जगह जो है मैं गंदगी नहीं कर सकता हूँ. तो पपी पॉटी या यूरिन होल्ड करना सीख लेता है, और एट द सेम टाइम फिर वो आपको सिग्नल देना भी सीख लेता है. इवेंचुअली विद द प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाता है वो सिग्नल. फिर एट दैट टाइम यू कैन टेक योर पपी आउट, एक अप्रोप्रिएट जगह पे लेके जाके आप उसको यूरिन या पॉटी रिलीव करने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हो. एट द सेम टाइम सेफ्टी के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जैसे हम हमारे बेबीज़ को क्रेडल में रखते हैं या बेबी बेड में रखते हैं, चारों साइड से कंसर्न होता है, वैसे जब भी आपका पपी अनसुपरवाइज्ड होगा तब आपने उसको क्रेट में रखना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज हमारे घर में बहुत सारे लाइव वायर्स रहते हैं, कांच का सामान रहता है, कोई पॉइंटेड चीज़ें रहेंगी, हमारा पपी हो सकता है एक्सीडेंटली इन सब चीज़ों से काउंटर हो जाए. टीथिंग फेज में पपी आप जानते हो कि ज़्यादातर चीज़ों पे काटने की कोशिश करता है. इमेजिन कर लीजिए घर के किसी लाइव वायर पे अगर उसने काटने की कोशिश की तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है. तो इन सब जैसे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. दूसरी चीज़ आती है कि क्रेट जो होता है ना वो डॉग को एक प्राइवेसी देता है. जैसे हमारे घर में एक बेडरूम हमारी खुद की जो होती है वो एक स्पेशल प्लेस रहती है हमारे घर के अंदर, जहाँ पे हम बन के रह सकते हैं, राइट. घर हमारा है, घर के मेंबर्स सभी हमारे फैमिली मेंबर्स ही है, लेकिन फिर भी फैमिली मेंबर्स में रहने का एक तौर तरीका रहता है, एक रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं. लेकिन जब आप आपके खुद के बेडरूम में होते हो तो आप बन के वहाँ पे जी सकते हो. यू कैन गिव अ रिस्पेक्ट टू योर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, एंड दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल लव्स देयर बेडरूम. सिमिलर चीज़ जो है अगर क्रेट के साथ अपने डॉग को पॉजिटिव एसोसिएशन करवा के दे दिया, आपने थोड़ा सा आपका एटीट्यूड चेंज करवा दिया, तो वो क्रेट ज़्यादातर लोग जिसको जेल मानते हैं वो जेल ना होते हुए डॉग का बेडरूम बनेगा.
जो डॉग ज़्यादा एनर्जेटिक है, जिनमें ज़्यादा फिजिकल और मेंटल स्टिमुलेशन देने की ज़रूरत है, ऐसे डॉग के लिए टैक्टिकल बैकपैक बहुत ही यूज़फुल टूल होता है। ये बैकपैक जो होता है ये डॉग के पीठ के ऊपर बांधा जाता है और उसके दोनों साइड पे इक्वल वज़न रखा जाता है, जिसकी वजह से डॉग अपना खुद का बॉडी वेट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एडिशनल वेट कैरी करता है, जिससे उसको ज़्यादा फिजिकल स्टिमुलेशन मिलता है कम समय में। एट द सेम टाइम अगर आप ट्रेकिंग के लिए जाते हो, ट्रेलिंग के लिए जाते हो, तो ये डॉग बैग में आप डॉग का खाना, पानी, उसके बाउल, ये सब सामान रख सकते हो एंड इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ डूइंग सम काइंड ऑफ जॉब। इट गिव्स सम मेंटल स्टिमुलेशन टू वर्किंग कैटेगरी के जो डॉग्स होते हैं उनके लिए। सो उनके लिए बैकपैक एक सिग्नल बन जाता है दैट वी आर गोइंग समवेयर, नाउ आई हैव टू डू सम काइंड ऑफ जॉब, आई हैव टू कैरी समथिंग अलॉन्ग विथ मी, so they get some kind of working stimulation. So basically it's a very good tool to exercise your dog if your dog is more than average energy. आखिरी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग टूल जो है वो है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल जो डॉग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, जिनमें रिएक्टिविटी का इशू है, एग्रेशन का प्रॉब्लम है, ऐसे डॉग को फिजिकल स्टिमुलेशन दे के उनको फोकस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। एट द सेम टाइम फिजिकल रिहैबिलिटेशन जैसे कि पोस्ट ऑपरेशन या पोस्ट इंजरी उनका फिजिकल कंडीशनिंग बेटर करने के लिए भी ट्रेडमिल का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरवेट डॉग्स जो रहते हैं उनके वेट मैनेजमेंट के लिए भी ट्रेडमिल बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। ट्रेडमिल से क्या होता है ना, एक कंसिस्टेंट स्पीड पे हम डॉग को एक्सरसाइज दे सकते हैं। यूजुअली हम जब वॉक लेते हैं तो हमारा स्पीड थोड़ा कम ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो ब्रिस्क वॉक हमें एक्सपेक्टेड होता है वो हम दे नहीं पाते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ट्रेडमिल आपको उसका एक सोल्यूशन उपलब्ध करा देता है। कभी कभी ऐसे होता है कि जो एनर्जेटिक डॉग है उनको नॉर्मल वॉक के साथ साथ ही रनिंग या जॉगिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उनके साथ रनिंग करना या जॉगिंग करना हमें पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे समय में भी ट्रेडमिल उनको जो रिक्वायर्ड फिजिकल स्टिमुलेशन या फिजिकल एक्सरसाइज की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। आई होप ये वीडियो सभी पेट पेरेंट को इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल साबित हो। विश यू ऑल हैप्पी पेट पेरेंटिंग।